नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 अक्टूबर 2021 में द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है अ ताइवान फ्लैश पॉइंट इन द इंडो पैसिफिक। देखिए, ताइवान की हिस्ट्री को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। ओवरऑल मेंबर्स ओनली वीडियो है, आपको मेंबर्स चैनल में मिल जाएगी। साथ साथ यहां पे बात करेंगे कि इंडिया को अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करना है तो आगे आने वाले समय में जो अमेरिका और चाइना की गुफ्तगू होने वाली है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि अगर आने वाले समय में अमेरिका और चाइना में किसी भी प्रकार की कोई जंग होती, स्मॉल स्केल वॉर होता है, लार्ज स्केल वॉर होता है, तो उसका एक ही कारण होगा और वो कारण होगा ताइवान। वैसे तो अगर ताइवान पे कब्जा करता है चाइना तो अमेरिका किस हद तक ताइवान की मदद करेगा, इस बात पे काफी डाउट है। बट अगर आने वाले समय में किसी भी प्रकार की ग्लोबल इंस्टेबिलिटी होती है, चाइना और यूएसए के बीच में वॉर छिड़ता है, तो उसकी वजह होगी ताइवान। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई गई है यहाँ पे ताइवान की और चाइना की, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे तमिल नेटिविज्म की। अभी तमिल नेटिविज्म का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए, एक चीज होती है तमिल पॉलिटिक्स और एक चीज होती है द्रविडियन पॉलिटिक्स। इन दोनों चीजों में फर्क है। अभी आउटसाइडर को ये फर्क शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली ये फर्क पता चलता है। एक थीम है रिसेंट, तमिल और द्रविडियन, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, नाम तमिलर काची। देखिए, एनटीके नाम की एक पार्टी है तमिलनाडु के अंदर, नाम तमिलर काची। ये तमिल नेटिविज्म पे ध्यान देते हैं। किस तरीके से तमिल नेटिविज्म पे ध्यान देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर जो तमिल पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कि द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम हो गई, जैसे कि अन्ना ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम हो गई, एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। अब इसमें कुछ तमिल मेंबर्स है और कुछ नॉन तमिल मेंबर्स है, जैसे कि सियान अन्नादुरई साहब, जैसे कि एम करुणानिधि साहब। अब इन लीडर्स को एक्चुअली में ऐसा बोला गया है कि ये नॉन तमिल इमिग्रेंट कास्ट है। तो ओवरऑल ये जो एनटीके पार्टी है ये क्या कर रही है, ये तमिल नेशनलिज्म और तमिल नेटिविज्म पे ध्यान दे रही है। मतलब कि तमिलनाडु के अंदर केवल उन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो कि एक्चुअली में तमिल है, और जो इमिग्रेंट कास्ट है उनको पूरी तरीके से तमिल नहीं बोला जा रहा है। तो ओवरऑल पॉलिटी की बात करो तो बोला जाएगा द्रविडियन पॉलिटिक्स, और केवल अगर आप तमिल पॉपुलेशन पे फोकस करो तो उसको बोला जाएगा तमिल पॉलिटिक्स। तो ये जो एनटीके जैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिल पॉलिटिक्स पे फोकस करती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल है, इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट दो आर्टिकल्स यहाँ पे, एक तो जेआरडी टाटा का ये जो इंडियन एयरलाइंस वाला हिसाब था, एयर इंडिया वाला हिसाब, अब ये एयर इंडिया किसके पास आ गई है, टाटा के पास फिर से वापस आ गई। इसके बारे में एक दो वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। अभी कल परसों में एक आर्टिकल और सर्कुलेट हो रहा था कि इंदिरा गांधी जी ने जेआरडी टाटा को एक सॉरी लेटर लिखा था जब मोरारजी देसाई की सरकार में जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया गया था, एक्चुअली में चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। तब इंदिरा गांधी जी ने एक माफी पत्र लिखा था, किसको, जेआरडी टाटा को, और जेआरडी टाटा ने भी उनको एक्नॉलेज किया था। लेकिन उसके बाद जब 1980 में फिर से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आई तो उस समय फिर रीइंस्टेट किया गया टाटा को, लेकिन टाटा ने पोस्ट नहीं ली। तो ये ओवरऑल एयर इंडिया और टाटा का जो इमोशनल कनेक्ट है इसको काफी दिखाया जा रहा है। इस टॉपिक को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो अलग से बात नहीं करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से और फार्म प्रोटेस्ट की वजह से फाइनली अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। एक्चुअली में ये उस दिन लखीमपुर खेरी में थे या नहीं थे, फार्मर्स की डेथ में इनका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इनकी अरेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, यूपी की पुलिस इनसे इंक्वायरी कर रही है। फिर देखिए, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे को लेके यहाँ पे कुछ सवाल है। देखिए, अप्रैल से जून का जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेशन में पहले दे चुका हूं। क्योंकि 3 महीने का डाटा है ये, और 3 महीने के डाटा को एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज पता नहीं क्या क्या से कंपेयर कर रखा है, तो इतना क्लोज और कह सकते हैं ना प्रिसाइज कैलकुलेशन और कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स के कंटेक्स्ट में आपका काम का नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे की याद रखिएगा कि भैया फाइनेंशियल ईयर ये जो क्वार्टर है 2021 वाला, इसमें 3 करोड़ 8 लाख जॉब्स हैं अप्रोक्सीमेटली। पहले 2013-14 में 2 करोड़ 37 लाख जॉब्स थी, तो यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले के मेरे 3-4 दिन के एडिटोरियल्स फॉलो करते आ रहे हो तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बारे में मैं पहले ही करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में बातचीत कर चुका हूँ। तो अगर आप देखते आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने प्रिसाइज कंपैरिजंस दे रखे हैं ना इकोनॉमिक मैट्रिक्स के, जो कि आपके लिए उतने जरूरी बैठते नहीं है। ना ही आप याद कर पाओगे और ना ही इतना प्रिसाइज समझने की भी जरूरत है।
फिर भाई जम्मू एंड कश्मीर में मीडिया को दबाया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है थोड़ा सा एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल है, बट ठीक है हम लोग सारे व्यू पॉइंट्स चेक करते हैं तो इसको भी देखेंगे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का ये आर्टिकल है, जेडके लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर मेंबर है, अब तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं रही, हाँ रही है यूनियन टेरिटरी की है बट जेएनके स्टेट की नहीं रही। तो भाई जेएनके में किस प्रकार से प्रेस को सप्रेस किया जा रहा है, प्रेस ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं छाप पा रही, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और लिटरेचर में ये जो नोबेल अवार्ड दिया गया, ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। तो इस पर्टिकुलर लिटरेचर अवार्ड को अब्दुल रज़ाक गुरनाह को देके यहाँ पे किस प्रकार के ट्रेंड को फॉलो कर रही है नोबेल प्राइज कमेटी, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के 4 आर्टिकल्स हैं, 4 आर्टिकल्स देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो पायल गोस्वामी ने हमको ज्वाइन किया है, चोरिकजिन ने हमको ज्वाइन किया, चोरिकजिन का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक चोरिकजिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अमित तिवारी ने हमको ज्वाइन किया, अमित तिवारी का ये 2nd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुभमय दत्ता ने हमको ज्वाइन किया, दिव्या श्रीवास्तव ने हमको ज्वाइन किया, शैली चौहान ने हमको ज्वाइन किया, शैली चौहान का ये 5th मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक शैली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लंबे समय तक जो ज्वाइन करते हैं दे आर स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल, सो थैंक यू सो मच। कृष्ण कुमार ने हमको ज्वाइन किया, पलक मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया, विप्लव दिव्याशीष ने हमको ज्वाइन किया, देन राघवेंद्र यदुवंशी ने हमको ज्वाइन किया एंड पूजा यादव ने हमको ज्वाइन किया। तो पूजा यादव, राघवेंद्र यदुवंशी, विप्लव दिव्याशीष, पलक मिश्रा, कृष्ण कुमार, शैली चौहान 5th मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक शैली, दिव्या श्रीवास्तव, शुभमय दत्ता, अमित तिवारी का 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अमित, चोरिकजिन 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक चोरिकजिन, एंड पायल गोस्वामी। I welcome you all guys and girls to this channel as a member. Thank you so much for your consistent support. Members only videos बन गई, मैं अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है बट सॉरी फॉर दैट, अब आपको वैसे भी रेगुलरली वो मिलती रहेंगी। तो भैया शुरू करते हैं अपने इस डिस्कशन से। सबसे पहले बात करेंगे ताइवान फ्लैश पॉइंट इन द इंडो पैसिफिक। तो क्या दिया है यहाँ पे सब हेडिंग, In pursuing its Indo-Pacific strategy, India needs to be mindful of the China-US equations. तो भाई इंडो पैसिफिक में चाइना और यूएस की क्या इक्वेशंस होने वाली, इसकी बात की जा रही है। देखिए इंडो पैसिफिक का इलाका, यहाँ पे इंडिया है, ऊपर चाइना है, ठीक है ना, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर यूएसए है। तो ओवरऑल इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के क्रॉस सेक्शन में जो पूरा का पूरा इलाका है वो इंडो पैसिफिक है। और ऑब्वियसली बात है पैसिफिक में तो यूएस चाइना दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना अक्सर कर एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए, अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में इंडिपेंडेंस की बात हो, अपने एलाइज को, मिलिट्री एलाइज को प्रोटेक्ट करने की बात हो। ताइवान की बात की जाए तो चाइना, खासकर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान को अपना अनफिनिश्ड बिजनेस समझता है। कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई ताइवान की जो सरकार बनी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना की ताइवान आइलैंड पे, ये इलीगल है। ये जो गोमिंदांग कह लीजिए या कोमिंटांग की जो फोर्सेस थी, जो कि चियांग काई शेक के अंदर 1945 से लेकर 49 तक का सिविल वॉर हार गई थी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना मेनलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था और चियांग काई शेक की सरकार चली गई थी ताइवान में, और वहां पे जाके उन्होंने अपने आप को सोल रिप्रेजेंटेटिव बोला था चाइना को, और बोला था कि हम मेनलैंड को फिर से हथिया लेंगे। हालांकि आज तक वो ऐसा हो नहीं पाया। अब ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो शुरुआत में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का पूरा टारगेट था कि ये ताइवान को कब्जा करना है, लेकिन वो कब्जा कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था जिसने ताइवान में अपनी सरकार बनाई थी, इसको रिकॉग्निशन दे दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। समझ गए? ताइवान हैड बिकम अ मिलिट्री एलाई ऑफ यूएसए ड्यूरिंग 1950 टू 53 जब कोरियन वॉर चल रहा था। तो उस समय पे भाई ताइवान के ऊपर कब्जा कर पाना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए बिल्कुल असंभव था। लेकिन 1979 में ओवरऑल जो स्केल्स थे वो टिल्ट कर गए। क्यों? क्योंकि भाई 1979 में यूएसए ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया और ताइवान के साथ रिश्ते तोड़ दिए। और ये होना ही था। देखिए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की पॉपुलेशन बड़ी थी, उनका इलाका बड़ा था, वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा थे, तो इकोनॉमिकली यूएस को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ इंगेज करके फायदा था, ना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ इंगेज करके। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो यूएस ने डेफिनेटली ताइवान के साथ अपने रिश्ते छोड़े, लेकिन यहां पे एक पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी शुरू हुई यूएस की तरफ से। तो यूएस ने भले ही ताइवान के साथ रिश्ते तोड़ दिए, बट अनऑफिशियली यूएस ने बोला कि हाँ भाई ताइवान के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ताइवान को जरूरत पड़ी तो मदद के लिए आएंगे,
मतलब डेफिनेटली ताइवान के साथ रिश्ते तोड़ के यूएस किसकी तरफ टिल्ट हो गया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ। बट यूएस ने अपने ऑप्शंस ओपन किए कि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है तो वी विल कम बैक टू ताइवान। उसी प्रकार से चाइना की भी अपनी पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। चाइना का क्या था कि शुरुआत में ताइवान के कॉज में और ताइवान की पॉलिटिक्स में उन्होंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे थे। हालांकि बीच बीच में ओवरऑल चाइना ने ताइवान से ये बोला कि आप एक काम करो, वन कंट्री और टू पार्टी सिस्टम वाला हिसाब कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हांगकांग के अंदर है वन कंट्री टू सिस्टम वाला, तो अब हांगकांग का वन कंट्री टू सिस्टम तो वैसे खत्म हो चुका है। हांगकांग चाइनीज सोवरेनिटी में वापस आया था 1997 में, उसके बाद वन कंट्री टू सिस्टम चल रहा था। 1997 में प्रॉमिस किया गया था कि कम से कम हांगकांग का स्टेटस 50 सालों तक रहेगा, 2047 तक रहेगा, लेकिन जी जिनपिंग ने उसको खत्म कर दिया। अब पूरा का पूरा हांगकांग के ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो गया है। कुछ इस प्रकार का ताइवान को भी बोला था चाइनीज लीडरशिप ने, बट ताइवान के लोगों ने मना कर दिया। हालांकि हांगकांग और ताइवान के बीच में एक फर्क था, ताइवान की खुद की अपनी आर्म्ड फोर्सेस थी, हांगकांग की कोई अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं थी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ओवरऑल ताइवान को परमिशन दे दी थी कि ठीक है आप वन कंट्री टू सिस्टम्स रखो, लेकिन आप आर्म्ड फोर्सेस अपनी मेंटेन करके रख सकते हो। तो बात यहां पे यह है कि ओवरऑल ताइवान और चाइना, इनकी जो जुगलबंदी है वो काफी आगे बढ़ चुकी है, और अब चाइना चाहता है कि ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन हो जाए। यूएस के साथ भी लड़ाई अब काफी हद तक बढ़ चुकी है। ताइवान की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो देखिए ताइवान काफी हद तक चाइना के ऊपर अब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं उसने पैसा उधार ले रखा है। बात यह है कि 1991 से लेकर 2020 के बीच में जो ताइवान की कंपनियां हैं वो चाइना में इन्वेस्ट कर चुकी हैं 188.5 बिलियन डॉलर्स, और 2019 में चाइना ताइवान का जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज 150 बिलियन डॉलर्स, जो कि ताइवान की जीडीपी का 15% है। वहीं पे अगर चाइनीज कंपनी की बात की जाए कि उन्होंने ताइवान में कितना इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने 2.4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। हालांकि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी है जो चाइना से हांगकांग गई और फिर हांगकांग के माध्यम से आई ताइवान के अंदर, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो। बट यहां पे एक चीज क्लियर दिखती है, चूंकि ताइवानीज कंपनी ने 188.5 बिलियन डॉलर्स चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो कल की डेट में अगर चाइना इकोनॉमिकली ताइवान को सेग्रीगेट करता है तो ताइवान के सामने प्रॉब्लम आ सकती है। ताइवान ओवरऑल अगर अपने बिजनेस से खत्म करेगा तो चाइना को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट ताइवान की कंपनी ने चाइना के मेनलैंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, काफी सारे उनके एसेट्स चाइना मेनलैंड पे हैं। तो कल की डेट में चाइनीज सरकार के पास ये लेवरेज है कि वो इकोनॉमिकली ताइवान को परेशान कर सकते हैं। एक तो ये बात यहां पे बताई जा रही है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि थोड़ा ये मतलब कमजोर पड़ जाता है ताइवान। अच्छा, चाइना में एक और चीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को यह लगा कि चूंकि ताइवान और चाइना के बीच में इकोनॉमिक यूनिफिकेशन इतना ज्यादा है, तो आगे आने वाले समय में ताइवान के लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई चूंकि पैसे की बात है और ओवरऑल पैसा बहुत मेजर फैक्टर होता है, तो ताइवान के लोग खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप को मान लेंगे। बट ऐसा यहां पे हो नहीं रहा है। उसकी बात यह है कि जो डीपीपी पार्टी है ना ताइवान के अंदर, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और डेमोक्रेसी लोगों को इस बात की आजादी देती कि वो अपना लीडर खुद चुन सके। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो हर कोई डेमोक्रेसी के अंदर रहना शुरू पसंद करता है। इनफैक्ट आज भी कोमिंटांग पार्टी है ताइवान के अंदर, पर वो उतनी डोमिनेंट नहीं है। शुरुआत में जब कोमिंटांग पार्टी पहुंची थी ना ताइवान के अंदर, वो एज अ डिक्टेटर राज कर रहे थे, लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गई है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एक बार को कोमिंटांग पार्टी को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन डीपीपी पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि डीपीपी पार्टी अभी जो कि पावर में है ताइवान के अंदर, वो सीधे सीधे डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस की बात करती है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता किसको, चाइना को। अब पिछले कुछ सालों में स्पेसिफिकली सिंस द टेन्योर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, हम ये देख रहे हैं कि ताइवान स्टेट काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। चाइना के जो इनकर्जन्स है ताइवान के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। चाइना के हवाई जहाज अक्सर कर ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन में नजर आते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यूएस और ताइवान के बीच में जो मिलिट्री रिलेशंस बढ़ने वाली बात है, ये भी सुर्खियां लेती रहती है। लेकिन यूएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो किस हद तक मदद करने वाला है यहाँ पे ताइवान की। हालांकि ऐसा सुनने में आया कि ताइवान के पास बहुत सारे जो हवाई जहाज हैं वो यूएसए द्वारा सप्लाई किए गए हैं। अक्सर कर ताइवान की मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेन करता हुआ नजर आता है यूएसए। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जब यूएसए की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट से टकरा गई साउथ चाइना सी में। हालांकि वहां पे किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएसए से जवाब मांग रही है कि बताइए यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी रिसेंटली 9 अक्टूबर को जी जिनपिंग साहब ने
ताइवान के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, देखिए एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्वाड के बनने से चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ा है, ऑकस के बनने से ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए बनने से चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ा है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म में जब बहुत सारी कंट्रीज पैसिफिक वाले रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की रीजन में मिलकर चाइना के अगेंस्ट अगर खड़ी हो जाती हैं, कल की डेट में मान लो इंडिया, यूएसए, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ ही चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया, वियतनाम, तो चाइना यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगा आपका पैसिफिक के डोमेन में, और जब वो कमजोर पड़ जाएगा उस समय ताइवान को अपने अंदर मिला पाना बहुत मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि चाइना यहाँ जल्दी जल्दी में ताइवान को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करे। ताइवान वाले वैसे ही बोल चुके हैं कि अगले 6 सालों के अंदर चाइना कोशिश कर सकता है ताइवान को अपने अंदर मिलाने की। तो ये सब बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ओके, तो चाइना और यूएसए के कंटेक्स्ट में ताइवान की बातचीत की गई, और यहाँ पे इंडिया के क्या एस्पेक्ट्स हैं उसको भी हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला आर्टिकल, अ लेंथनिंग शैडो ऑफ तमिल नेटिविज्म। वीडियो पे भाई अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन जरूर दबा दो दोस्तों, काफी मदद मिलती है, और कमेंट करके इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाइए। एक सवाल है आपसे यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो कोई तमिलनाडु से देख रहा हो, ये जो नाम तमिलर काची नाम की पॉलिटिकल पार्टी है, इसने कितनी सीटें जीती हैं इस बार के तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में? अगर आपने थोड़ा भी तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को फॉलो किया हो तो शायद आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब पता हो। तो अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई नाम तमिलर काची के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। इस पर्टिकुलर मतलब कॉन्फ्रेंस का जो थीम थी वो थी तमिल और द्रविडियन। इससे क्या पता चलता है? तमिल और द्रविडियन मतलब द्रविडियन अलग, तमिल अलग। तमिल में नेटिव तमिल लोग आएंगे, जो स्पेसिफिकली तमिल है वो आएंगे। नेटिव तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका के तमिल एलिम्स को भी तमिल में इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लीडर्स जो कि नॉन तमिल इमिग्रेंट कास्ट के हैं उनको यहाँ पे तमिल नहीं माना जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे नाम तमिलर काची, जिसको आप तमिल नेशनलिज्म की परिभाषा में ला सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो जो तमिल नेशनलिस्ट आइडियोलॉग्स हैं, कुछ लार्जली नॉन डिस्क्रिप्ट पॉलिटिकल स्पीकर्स हैं, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर थीम में इन्होंने बोला है कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है ना, इसने नेटिव तमिल कास्ट वाली पॉलिटिक्स को इग्नोर कर दिया है। ओके, ऐसा बोला गया है कि तमिल इलाकों में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं, और इमिग्रेंट्स के आने की वजह से जो ईलम तमिल है, जो नेटिव तमिल्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स में नॉन तमिल कास्ट यहाँ पे डोमिनेंट हो रही है, जबकि होना चाहिए कि सिर्फ तमिल जो ओरिजिनली नेटिव इंडिजिनस तमिल लोग हैं उनको यहाँ पे मदद मिलनी चाहिए, उनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पूरी की पूरी द्रविडियन पॉलिटिक्स पे आप फोकस करो। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स की बजाय ये नेटिव तमिल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तमिल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेटर इन चीफ है एनटीके की सीमान, उन्होंने यहाँ पे एडल्ट हिटलर का भी नाम ले लिया। एंटी द्रविडियन कंसेप्ट को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि इस समय पे तमिलनाडु में काफी फेमस है, श्रीलंका में भी इसके बारे में काफी बात होती है। अच्छा, मिस्टर सीमान आज से न्यूज में नहीं है, मिस्टर सीमान बहुत पहले से ही न्यूज में है, ठीक है। 2000 से ही ये आप कह सकते हो एनटीके पार्टी को बना के बड़ी बड़ी स्पीचेस वगैरह देते हैं। हालांकि अगर आप वोट बैंक की बात करो तो तमिलनाडु के अंदर 85% लोगों ने तो 2 पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया है, एक है डीएमके, एक है एआईएडीएमके, बट इनको जीरो नहीं माना जा सकता है। प्लस मिस्टर एनटीके, ये जो एनटीके के मिस्टर सीमान है, ये 2 लोगों से काफी इन्फ्लुएंस दिखते हैं। एक तो पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार, इनके बारे में मैंने आपको स्ट्रीम पहले पढ़ाया है। दूसरा प्रभाकरन, वेलु पिल्लई प्रभाकरन। प्रभाकरन वॉज द चीफ ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। श्रीलंका का जो ऑर्गेनाइजेशन था ना LTTEE, जिसने सिविल वॉर लड़ा इतने लंबे समय तक श्रीलंका की मेजॉरिटी बुद्धिस्ट सिन्हलीज पॉपुलेशन के साथ, तो इसका लीडर था प्रभाकरन। तो प्रभाकरन को भी काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये बहुत ही डेडली सिविल वॉर हुआ है श्रीलंका के अंदर, आपको पता ही होगा। एक मूवी भी आई है जॉन अब्राहिम की, जिसमें नरगिस फाकरी जर्नलिस्ट बनी हुई है, उसमें इस प्रकार के सिविल वॉर के बारे में काफी कुछ दिखाया गया है। मद्रास कैफे एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्री की तरह चल रही है मूवी, काफी अच्छी मूवी है, समय लगे तो देखिएगा। तो मिस्टर सीमान एनटीके के, इनके लिए प्रभाकरन एक हीरो है, और ये प्रभाकरन हीरो केवल ईलन तमिल्स मतलब केवल श्रीलंकन तमिल्स का हीरो नहीं है, ये इंडियन तमिल्स के भी हीरो है। ओवरऑल अगर आप इस एनटीके पार्टी की बात करिए तो 2010 में इस पार्टी को फ्लोट किया गया था, और प्रभाकरन की इमेज को पॉपुलराइज किया है। बेसिकली प्रभाकरन की जो भी फैंस हैं उनकी फैन फॉलोइंगशिप को एनटीके ने अपने पास खींचने की कोशिश की। तो ये एनटीके कर क्या रहा है? दिस एनटीके इज परसुइंग अ प्रोग्राम ऑफ नेटिविज्म।
तो जो नॉन तमिल लीडर्स हैं आपके तमिलनाडु के अंदर उस द्रविडियन पॉलिटिक्स में, उनके खिलाफ यहाँ पे एक फ्रंट सा खोला जा रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली, तमिल आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तमिल नेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो तमिल नेशनलिज्म है ये क्या करता है, तमिल नेशनलिज्म ये करता है कि जो द्रविडियन कॉन्स्पिरेसी है, अभी क्या होता है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स में आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में बहुत सारी कास्ट है, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन है, लेकिन इन कास्ट के बीच में अक्सर का झड़प हो जाती है तमिलनाडु के अंदर। तो जो स्पेसिफिकली तमिल लोअर कास्ट है वो कभी कभी डिसएडवांटेज में चली जाती हैं। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स के अंदर नॉन तमिल कास्ट वाले कैसे डोमिनेंस कर रहे हैं और तमिल लोगों को दबा रहे हैं, इस बात को ध्यान में देते हुए ओवरऑल वोट खींचने की कोशिश की जाती है। लेकिन एनटीके पार्टी का जो वोट शेयर था अभी रिसेंट तमिलनाडु के इलेक्शंस में, वो केवल 6.6% था। तो बहुत ज्यादा वोट शेयर ये नहीं खींच पाए हैं, बट लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की आइडियोलॉजी डेंजरस हो सकती है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो तमिल नेशनलिज्म अलग है द्रविडियन नेशनलिज्म से। इस थॉट प्रोसेस को, इस आइडियोलॉजी को याद रखिएगा। अब ओवरऑल तो वैसे तो मुश्किल है कि आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाएं, लेकिन हाँ, जब भी तमिल पॉलिटिक्स या द्रविडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड मान लो मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एक लाइन एक्स्ट्रा तो लिख ही सकते हो कि द एनटीके पार्टी फ्लोटेड इन 2010, दिस फॉलोज द डिस्कोर्स ऑफ तमिल नेशनलिज्म एंड ट्राइज टू पोर्ट्रे इटसेल्फ as in opposition to Dravidian nationalism. So basically there is a difference between Tamil nationalism and Dravidian politics. इस प्रकार का एक स्टेटमेंट आप न्यूट्रल तरीके से लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट दे ही सकते हो। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर पर्सन को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है थ्रॉटलिंग द प्रेस इन जेएंडके बाय डिनाइंग द मीडिया फ्रीडम, द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग इट्स ओन नैरेटिव एंड प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर फेक न्यूज। देखिए आर्टिकल 370 यहाँ पे एब्रोगेट हो गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है भाई, अभी जम्मू एंड कश्मीर में जब स्टेट हटाया गया और यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको दिया गया, उसके बाद से आप देखेंगे कि सरकार फेक न्यूज को टैकल करने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन को टैकल करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन ओवरऑल कश्मीर वैली के अंदर जो जर्नलिज्म को दबाया गया, ये काफी गड़बड़ है। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि हिस्टोरिकली जो जेएंडके की प्रेस थी वो डेमोक्रेटिक थी, एंटी फ्यूडल थी और सेक्युलर थी, ओवरऑल चीजों को सही तरीके से पोर्ट्रे करती थी। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय में महाराजा हरि सिंह का स्टैंड एकदम क्लियर नहीं था कि वो किस तरफ जाके मिलेंगे, लेकिन शेख अब्दुल्ला के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ये चाहती थी कि ओवरऑल डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इंडिया के साथ ही मिलो। फिर क्या बताया गया था, उर्दू डेली रणबीर वॉज बैंड बाय द मोनार्की इन जून 1947 फॉर डिमांडिंग एक्सेशन टू इंडिया and release of Sheikh Abdullah. The ban was eventually lifted. The editor of a Urdu weekly Pukar was also threatened in 1942 by the monarchy as the paper supported the Quit India movement. तो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो महाराजा हरि सिंह थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के, इनकी मोनार्की चलती थी, राज चलती थी, तो इनके राज के समय पे भी कश्मीर के अंदर से कुछ आवाजें उठ रही थी कि वो डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन ये जो मोनार्की थी वो जबरदस्ती यहाँ पे प्रेस को दबाने की कोशिश कर रही थी, मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही थी। मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ये बोल रहा है कि जो मोनार्की थी महाराजा हरि सिंह के अंदर, वो शुरुआत से ही नहीं चाहती थी किसी के साथ मिलना। उस मोनार्की की मजबूरी तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के अटैक करने से पहले ही कश्मीर के अंदर से बहुत सी ऐसी आवाजें उठ रही थी जो चाहते थे कि इंडिया के साथ मिल जाओ। ठीक है, तो बेसिकली मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जेएंडके में। अब ये बोलते हैं कि जब भी जेएंडके में सुबह उठते हैं और कश्मीर के न्यूज़पेपर्स को देखते हैं, तो कश्मीर की न्यूज़पेपर्स में कुछ भी खास करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में नहीं बताया जाता है। कश्मीर की न्यूज़पेपर्स में केवल गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस छप रही हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के अपने स्टेटमेंट्स देती है, उनके छापने का कोई स्कोप बचता नहीं है। ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में केवल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट फंक्शनरीज के स्टेटमेंट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी के लिए जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने व्यू पॉइंट्स को मीडिया पर्सनल्स के ऊपर इंपोज कर रहे हैं, और अभी का मीडिया नैरेटिव पूरी की तरीके से सरकार ही डिसाइड कर रही है। कुछ भी अलग से ये मीडिया हाउसेस मतलब ये कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं छाप पा रहे हैं। ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही है। अक्सर कर ये जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, पुलिस पर्सनल्स होते हैं, वो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनको कॉल करते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं। ओवरऑल कुछ भी अगर गलत छप गया तो जर्नलिस्ट के खिलाफ या न्यूज़पेपर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है नई मीडिया पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसकी वजह से। इस मीडिया पॉलिसी ऑफ 2020 ने
ओवरऑल मीडिया की आज़ादी को जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक 3 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, और इस 3 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि इट विल लुक इनटू एंड इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सच में सरकार के द्वारा जर्नलिस्ट का हरसमेंट हो रहा है? इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की 3 मेंबर की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो जल्दी ही जम्मू एंड कश्मीर विजिट करेगी और ओवरऑल इन इल्जामों के ऊपर अपने व्यू पॉइंट देगी। मीडिया पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन के बिना यहाँ पे मीडिया पॉलिसी को बना दिया गया है और लोकल मीडिया को यहाँ पे दबाने की कोशिश की जा रही है, और मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट नैरेटिव है और कुछ यहाँ पे भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो प्रेस फ्रीडम को यहाँ पे जीर्णिकी में दबाने की कोशिश की जा रही है। अब ऑथर बोल रहा है कि ठीक है, आप प्रेस फ्रीडम को दबा रहे हो, हम समझ सकते हैं कि इंसर्जेंसी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट आ रहे हैं, लेकिन प्रेस फ्रीडम को दबाने से 2 घाटे हैं, और ये 2 घाटे मुझे काफी अच्छे लगे। पहला घाटा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि in this age of social media where information and narratives are shared through encrypted platforms, it is important to protect the general public from disinformation and fake. While state media outlets have a role to play in this, the public at large relies on sources of information which are seen to be more credible and independent. In this connection, allowing professional reporters to perform their task without being under duress or facing threats is the heart of any strategy to prevent disinformation as all. After all, journalists are accountable to their newspaper editors. देखिए क्या बताया जा रहा है, बताइए जा रहा है कि देखिए आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, और सोशल मीडिया के जमाने में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। अब समझिए, अगर क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स एग्जिस्ट करते हैं लोकल लेवल पे और इन क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स में जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो न्यूज़ छाप रहे होते हैं, उनको अपने न्यूज़पेपर के एडिटर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अक्सर अगर आपने हर्षद मेहता जैसे शो देखे हो तो उसमें जो जर्नलिस्ट होता है, उस जर्नलिस्ट को किसी भी न्यूज आर्टिकल को छापने से पहले अपने न्यूज़पेपर के आला अफसरों से परमिशन लेनी पड़ती है। न्यूज़पेपर के आला अफसर इस बात को वेरीफाई करते हैं कि जो भी न्यूज छपने वाली है वो सही है या गलत है। तो कम से कम जो लोकल लेवल के मीडिया आउटलेट्स हैं उनको अपने हिसाब से आप काम करने दो, न्यूज छापने दो, उनको जबरदस्ती मत रोको। क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट तरीके से भी न्यूज छापेंगे तो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद छापेंगे, वो गलत इन्फॉर्मेशन वैसे भी नहीं छापेंगे। और इससे होगा ये कि लोगों को एक अल्टरनेटिव मिलेगा न्यूज को पाने का। क्योंकि क्या है कि जब क्रेडिबल सोर्सेज को अगर आप दबाते हो, इस प्रकार के लोकल सोर्सेज को दबाते हो, तो जब लोगों को न्यूज नहीं मिलेगी तो फिर लोग कहां जाएंगे न्यूज के लिए? सोशल मीडिया पे जाएंगे। और फेसबुक, ट्विटर पे वैसे भी सेंसेशनल और फॉल्स प्रकार की इंफॉर्मेशन फैलती रहती है, फेक इंफॉर्मेशन फैलती रहती है। ये पाकिस्तान वाले फेक इंफॉर्मेशन कैसे फैलाते हैं कश्मीर वैली में? ये फेसबुक और ट्विटर जैसे माध्यमों से ही फैलाते हैं। तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है कि लोकल लेवल पे जर्नलिज्म को ट्रांसपेरेंट रखिए, उसके ऊपर ज्यादा शिकंजा मत फैलाइए, क्योंकि उसके ऊपर आप शिकंजा कसोगे तो कुल मिला के सोशल मीडिया पे गलत नैरेटिव फैल सकता है। फिर उसके लिए आप इंटरनेट बैन करोगे तो और लोग नाराज हो जाएंगे कश्मीर के अंदर, तो चीजें काफी गड़बड़ा जाएंगी। तो प्रोफेशनली यहां पे मीडिया को काम करने देना चाहिए, इससे देश की सिक्योरिटी बनी रहेगी, इससे कश्मीर के लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे। जब डेमोक्रेटिक और फ्री एनवायरनमेंट होगा, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे, तो लोगों के पास ट्रांसपेरेंट तरीके से न्यूज पहुंचेगी। और लोगों के पास अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से न्यूज नहीं पहुंच रही है तो फिर वो सोशल मीडिया पे जाएंगे, और सोशल मीडिया पे हम सबको पता है कि फेक इंफॉर्मेशन फैलती है, और फेक इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी नहीं है। फिर ओवरऑल यहाँ पे एक लैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी एक रीजन बताया जा रहा है। इसलिए ऑथर जुडिशरी को यहाँ पे कॉल दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जुडिशरी को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि मीडिया आउटलेट्स कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाए, और जो भी जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के अगेंस्ट केसेस फाइल हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनको काम करने से रोकने की कोशिश कर रही है, इसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो जुडिशरी है। तो ये सब बातें यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ठीक है भाई, और फाइनली बात करते हैं, अवार्ड्स डिस्करेज क्यूरोसिटी, वी कैनॉट बिकम अ कल्चर हेल्ड हॉस्टेज बाय द अवार्ड्स व्हिच डिटरमिन व्हाट वी रीड एंड हाउ। देखिए, रिसेंटली नोबेल प्राइज की कमेटी ने इस साल का जब लिटरेचर का नोबेल पीस प्राइज, लिटरेचर का नोबेल प्राइज अनाउंस किया तो वो मिला अब्दुल रजाक गुरनाह को। अब हर साल हारुकी मुराकामी, नगुगी थोंगो जैसे नाम आते हैं। देखिए, मिस्टर गुरनाह को ये जो अवार्ड दिया गया है ना, बहुत सारे स्पेकुलेटर्स को पसंद सा नहीं आया यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि जो नोबेल पीस, ये जो नोबेल लिटरेचर के अवार्ड जाते हैं ना, ज्यादातर ये यूरोसेंट्रिक आप कह सकते हो अवार्ड्स होते हैं। मतलब यूरोपियन राइटर्स को नोबेल
लिटरेचर का अवार्ड दिया जाएगा, या फिर ऑब्सक्योर व्हाइट राइटर्स को, ऐसे लोग जिनका कुछ भी नाम नहीं लिखा हो बट वो बेसिकली रेस में व्हाइट हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, उनको ही नोबेल अवार्ड दिया जाता है। किसका? इसकी आपका लिटरेचर का। लेकिन इस बार नोबेल कमेटी ने अवार्ड दे दिया है मिस्टर गुरना को। मिस्टर गुरना है कहाँ के? तंजानिया के हैं। तंजानिया से भाग के ब्रिटेन में आए थे, तो बेसिकली एक इमिग्रेंट है ये, तो व्हाइट तो हुए नहीं। तो जब इनको यहाँ पे अवार्ड मिला तो नोबेल लिटरेचर की इस कमेटी को काफी गिराया गया, क्योंकि ज्यादातर जो स्पेकुलेटर्स थे वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी व्हाइट पर्सन को या किसी यूरोपियन पर्सन को ही यहाँ पे अवार्ड दिया गया, बट अवार्ड दे दिया गया यहाँ पे तंजानिया के मिस्टर गुरना को। अब्दुल रज़ाक गुरना, याद रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है पीसीएस के वन लाइनर में। अच्छा, मिस्टर गुरना की बात की जाए तो ही इज द 5th राइटर फ्रॉम अफ्रीका टू विन द अवार्ड। अफ्रीका से 5वें राइटर है जिन्होंने यहाँ पे नोबेल का लिटरेचर अवार्ड जीता है। एंड ही इज अ राइटर ऑफ माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोस्ट कोलोनियल आइडेंटिटी। देखिए आज की डेट में दुनिया भर में जो भी लिटरेरी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं उसमें माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। आप देखिए सीरिया में सिविल वॉर चला, कितने लंबे समय तक इराक में आईसिस का राज रहा, यमन में क्या हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। तो इसके चलते आज की डेट में इमिग्रेशन, कोलोनियलिज्म, इस प्रकार की जो चीजें हैं ना वो लिटरेरी कन्वर्सेशंस में डोमिनेट करती हैं, और ये आज की डेट में रियलिटी है। तो इस रियलिटी के बीच में लार्ज स्केल माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये हर दिन न्यूज में आता है। तो इसी को नॉवेल्स और स्टोरीज के फॉर्म में बदल देना वो यहाँ पे गुरना ने किया है। बहुत से ऑथर्स यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, और इसलिए मिस्टर अब्दुल रज़ाक गुरना को यहाँ पे नोबेल का लिटरेचर वाला प्राइज मिल गया। अब देखिए यहां पे ओवरऑल नोबेल का ये जो लिटरेचर प्राइस है इसको एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी समझा जा सकता है। क्या होता है, कई बार नोबेल लिटरेचर प्राइज की कमेटी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि भाई ये लोग जो अवार्ड दे रहे हैं ये अवार्ड केवल यूरोपियन लोगों को दे रहे हैं, अमेरिकन को दे रहे हैं, अफ्रीकन को अवार्ड कम मिलते हैं, बाकी देश की नेशनैलिटीज को अवार्ड कम मिलते हैं। तो एक प्रकार का पॉलिटिकल स्टेप भी यहां पे समझा जा रहा है कि भाई नोबेल कमेटी ने लिटरेचर का अवार्ड एक अफ्रीकन को दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि नोबेल जो कमेटी है वो यूरोसेंट्रिक नहीं है। तो ये भी यहाँ पे एक कह सकते हो कि आप एक इन्फ्रेंस यहाँ से निकल के आ रहा है। मिस्टर गुरना की बात की जाए तो नोबेल प्राइज पाने से पहले इनकी किताब की ज्यादा कॉपी बिकी नहीं थी, इसकी केवल 3000 प्रिंट कॉपीज बिकी थी मिस्टर गुरना की यूएस में। इनफैक्ट यूएस के तो किसी पब्लिशर ने इनकी बुक छापी भी नहीं। लेकिन देखिए अब किसी की कितनी किताबें बिकी हैं इस बेसिस पे आप उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। जिस प्रकार से इंडिया में इंटरस्टेलर जैसी मूवीज नहीं चलती हैं और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवीज चल जाती हैं, तो ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर किताब का नंबर ऑफ कॉपीज बिकना ये उस पर्टिकुलर किताब की क्वालिटी नहीं बताता। हालांकि अब अलग बात है कि जैसे लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है गुरना को, अब तो ना इनकी किताब ऑनलाइन मिल रही है, किताब के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जिस बुक स्टोर्स में पहले गुरना की किताब थी उन बुक स्टोर्स में किताब खत्म हो गई हैं। अब इस किताब के बहुत सारे ट्रांसलेशंस छपेंगे, तो अब कुछ समय तक मीडिया में अब्दुल रज़ाक गुरना ही छाए रहेंगे। तो अब ये क्या है, ये मीडिया में ओवरऑल ब्लिट्स क्रीक का कल्चर, एकदम से एक ऑथर न्यूज में आया, अब वही न्यूज में छाया रहेगा कुछ महीनों तक, जबकि कोई दूसरा ऑथर नहीं आ जाता। तो नोबेल प्राइज में क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और वो इंडिविजुअल कुछ दिन तक न्यूज में रहता है और बाद में कोई नया इंडिविजुअल आ जाता है न्यूज में। लेकिन इन पर्टिकुलर राइटिंग्स का आम लोगों की जिंदगियों पे क्या इंपैक्ट है, क्या इस बात को नोबेल कमेटी देखती है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद नहीं देखती है। मिस्टर गुरना नो डाउट टैलेंटेड है, बट इनके टैलेंटेड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नोबेल लिटरेरी प्राइज लगा। इससे पहले भी मिस्टर गुरना बहुत लंबे समय से एक एक्टिव राइटर रह चुके हैं, पोस्ट कोलोनियल स्टडीज के थ्योरिस्ट रह चुके हैं, बट इनके बारे में ज्यादा कोई कुछ जानता नहीं था। लेकिन जब इन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया है तो अब सब कोई इनके बारे में जानता है। तो ओवरऑल जरूरी यह है कि जब भी नोबेल का लिटरेचर प्राइज जैसा कुछ अवार्ड निकलता है तो लोगों के दिमाग में, रीडर्स के दिमाग में क्यूरोसिटी आनी चाहिए। लीडर्स शुड फील क्यूरोसिटी फॉर दीज अवार्ड्स, ये यहां पे बताया जा रहा है, बट वो क्यूरोसिटी यहां पे नहीं निकल के आ रही है। दैट्स द प्रॉब्लम। दिस इज द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ न्यू लिबरल कैपिटलिज्म। आज की डेट में ओवरऑल जब कोई नोबेल लिटरेचर का प्राइज निकलता है तो फिर उसकी कॉपीज महंगे में बिकने लगेंगी, वो ऑथर बहुत ज्यादा न्यूज में आ जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली उस ऑथर की राइटिंग्स का आम लोगों की जिंदगियों पे क्या इंपैक्ट पड़ा और आम आदमी उसके साथ कितना एसोसिएट कर पा रहा है, ओवरऑल इस लिटरेचर प्राइज से आम आदमी कितना क्यूरोसिटी फील कर रहा है लिटरेचर की तरफ, इन सब फैसेट्स पे शायद नोबेल
कि ये जो लिटरेचर अवार्ड देने वाली कमिटी है वो उतना ध्यान नहीं देती। तो ये सब बातें आप बताई गई हैं। हालांकि थोड़ा आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखिए कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला है, नोबेल प्राइज कौन कौन से फील्ड में किसको किसको मिला है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। वन लाइनर पीसीएस एसएससी जैसी चीजों में ये सब चीजें पूछी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।